नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित विषय पर आज का यह विश्लेषण जानने और बात करने, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया, किडनैप कर लिया, बंदी बना लिया, या जो भी आपको शब्द ठीक लगे, उन्हें उनके देश से बाहर निकाल दिया और निकाल कर अपने देश में ले गया। इतना ही नहीं, किसी देश के राष्ट्रपति को ले जाकर और उस देश पर यह घोषणा कर देना कि अब इस देश पर हमारा कब्जा है। दुनिया के इतिहास में इससे फास्ट और इससे ज्यादा संवेदनशील, इससे ज्यादा चर्चित शायद ही कुछ रहा होगा। जब किसी देश को इस तरह से अचानक सत्ता परिवर्तन देखना पड़ा हो, जब किसी देश में अचानक किसी दूसरे देश ने इस तरह से कब्जा कर लिया हो। यह चर्चा है वेनेजुएला की, जिसके बारे में हमने कल भी आपके सामने इसी चैनल पर सेशन में डिटेलिंग दी थी। घटना होने के 2 घंटे के भीतर भीतर हमने आपको पहला विश्लेषण दे दिया था, चर्चा आपके सामने रख दी थी। आज कल से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि अमेरिका आफ्टर ऑल कह क्या रहा है, दुनिया क्या कह रही है और वेनेजुएला के लोग इसे कैसे देख रहे हैं। अमेरिका में किस तरह से उस राष्ट्रपति को एक हवाई जहाज में लाया जाता है, इसकी चर्चा आपके सामने होगी। चर्चा होगी किस तरह से एक देश के राष्ट्रपति को अपराधी की तरह हाथ बांध करके खुद के देश में लाया जाता है, यह कहते हुए कि तुम अपराधी हो। एक देश जो कि संप्रभु है, एक देश जिसकी जनता के द्वारा इलेक्टेड राष्ट्रपति मिला है, अमेरिका की नजर में वो राष्ट्रपति इलेजिटिमेट है, यानी कि वो गैर वैधानिक है। अमेरिका जिसे डेमोक्रेसी नहीं मानता वो डेमोक्रेसी नहीं है। और ऐसे में अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो हश्र ये होगा। यहां तस्वीरों से आप देख सकते हैं एक देश का राष्ट्रपति जो आपको यहां पर ब्लू हुडी में दिखाई दे रहे हैं, उसे सेना के जवान चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उन्हें उनकी पत्नी के साथ उनके बेडरूम से रात को उठा लिया जाता है। अमेरिका की सेना उन्हें इस तरह पकड़कर अपने देश में लेकर चली आती है। नाम है इनका निकोलस मादुरो, जो वेनेजुएला में लंबे समय से सत्ता में थे। अमेरिका की नजर में ये तानाशाह थे। अमेरिका की नजर में जनता इन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए इन्हें हटा दिया। लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी करके वापस ले जाया गया तो अमेरिका ने सीधा कहा कि निकोलस मादुरो जो दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार पर बैठे हुए हैं, उस तेल के भंडार पर बैठे राष्ट्रपति को हटाना जरूरी था, क्योंकि वो अमेरिकी कंपनियों को काम नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से उनका हक छीन लिया था। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला में फिर से अमेरिकी कंपनियां जाएं और तेल को निकालें, इसलिए हमने वो व्यक्ति ही हटा दिया जो हमें काम नहीं करने दे रहा था। आप सबने, क्योंकि आप में से अधिकांश लिसनर वो होंगे जो आजादी के बाद जन्मे होंगे, आप सबने आजादी के किस्से और आजादी से पहले हमारे उपनिवेश बनने के किस्सों को इतिहास में पढ़ा होगा। इतिहास में किस तरह से एक पावरफुल देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाता है, यानी कॉलोनी बनाता है, यह आपने सुना होगा। आज के समय में आप देख रहे हैं कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र, किसी देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए शायद असलहा नहीं है, शायद उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उस देश पर एक दूसरा शक्तिशाली देश यह कहकर आक्रमण करता है कि तुम्हारे तेल के भंडार को हमारे देश की कंपनियां चलाएंगी, तुम्हें यहां से हटना होगा। और यह कहकर उन्हें बिल्कुल वैसे हटा दिया गया जैसे एक बाहुबली सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। एक बाहुबली बस की सीट के लिए लड़ाई लड़ते हुए सवारी को उठाकर फेंक देता हो कि अब यह सीट मेरी हुई। इतना छोटा सा वाकया दिखा दिया गया एक देश के राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, एक वो जो कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको सेशंस में यह जानकारी दी है कि ट्रंप किस तरह से अपने यहां की ऑयल कंपनीज के द्वारा फाइनेंस्ड है, हमने कई बार चर्चा में लिया है। और इनके द्वारा दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रखा हुआ देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह बंधक बना के लाया जाना, यह आने वाले समय में लंबे समय तक इतिहास में चर्चा बनेगा। हिसाब उन लोगों का भी होगा जो आज के समय में चुप रहेंगे, क्योंकि उपनिवेश कोई देश एक ही समय पर नहीं बनता, एक छोटे से फ्रैक्शन में नहीं बनता। सबसे पहले गुलाम देश की मानसिकता होती है। आज जिस तरह से पूरी दुनिया चूड़ियां पहनकर बैठी है, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल पा रही है, या इस घटना के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस का जो रवैया है वो दुनिया के लिए एक नजीर बनने वाला है, क्योंकि यहां से आगे अब जो होगा उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। यहां से आगे शक्तिशाली राष्ट्रों को एक तरीका मिल गया। यहां से आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कल सुनने को मिले कि जेलेंस्की को पुतिन ने उठा लिया, या फिर सुनने को मिले कि चीन ने ताइवान को रातों रात कब्जा कर लिया, या सुनने को मिले कि दुनिया का कोई भी देश
देश अपने पड़ोसी देश के साथ या फिर अपने विरोधी के साथ यही रवैया अपना रहा हो। मास्टर क्लास में, इस पूरे क्लासरूम में बैठे हुए जब प्रिंसिपल के रूप में बैठे अमेरिका ने यह तरीका अपनाया, तो शायद अब न्याय की बात कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में लगभग हर देश दूसरे देश के साथ या किसी ना किसी देश के साथ संघर्ष में तो है ही। अब तो स्थापित यह हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर थी उसने दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लिया। यहां पर बड़ा सवाल यह है, जो आप सेशन सुनते समय अब तक दिमाग में बना चुके होंगे, कि इसको तो इसके देश के लोग भी पसंद नहीं करते थे। निकोलस मादुरो को अगर उठा लिया तो गलत क्या है? मेरे प्यारे साथियों, हर देश में बैठी हुई सरकारें 100% जनता के द्वारा नहीं स्वीकारी जाती हैं। आज चाहे आप भारत ले लें, चाहे अमेरिका ले लें, वहां जिस दल का शासन होता है अपोजिशन उसे पसंद नहीं करता है। अपोजिशन तो अपने नेता को पसंद करता है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उस देश की जनता उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती। पसंद करने वाले लोगों में भी अगर अंदर से, और नापसंद करने वाले लोगों में से भी अगर अंदर से चेतना का मरण नहीं हुआ है, तो वो अपने राष्ट्रपति को बदल सकती है। वेनेजुएला की जनता अगर इतनी ही त्रस्त है तो वो सत्ता परिवर्तन करा सकती है। दुनिया में बहुत सी जगह ऐसा हुआ है। आजकल तो नमूनों में आपने बहुत से देश देख लिए जहां जनता उठती है और सत्ता को उखाड़ फेंकती है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने किया, ये बड़ा सवाल आने वाले समय में बनेगा, क्योंकि बहुत से देश जो अपने आप को सो कॉल्ड शक्तिशाली कहते थे, वो इस समय मुंह पर बिल्कुल पिन लगाकर बैठे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या कहा रूस ने, क्या कहा चीन ने, क्या कहा भारत ने, और क्या कहा यूनाइटेड नेशंस ने। मेरे प्यारे साथियों, हद तो यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला से उठा के राष्ट्रपति को जब निकाला, उसके बाद में मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया, इन सबको भी धमका दिया है। और कोलंबिया को तो अब शब्दों में भी बयान दिया है, बस यही कहा है कि अपना पिछवाला हिस्सा संभाल कर चलो। मतलब ये अब क्या ही बोला जाए, मतलब अब मैं शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। देखना होगा इन लोगों के बारे में, इनका क्या होगा, क्योंकि असल मायने में ये सब भी तो अमेरिका के विरोधी हैं। बड़ा सवाल आपके दिमाग में यह बन रहा होगा कि क्या अमेरिका आने वाले समय में इन लोगों को भी उठा सकता है? क्या आने वाले समय में अचानक किम जोंग उन के बारे में यह पता चल सकता है? सारे सवालों के जवाब होंगे। फिर भी मैं आपको एक जानकारी ब्रीफ में यहां दे देता हूं मेरे प्यारे साथियों, चूंकि हर समय हर पल कोई ना कोई अपडेट देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, और इस काम के लिए हमारी टीम डेडिकेटेड रूप से और हम मिलकर के रात भर आप तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर, जिसका लिंक है के अंकित के नाम से, उसका कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन किया हुआ है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो जानकारी मैं आपको पूरा समेट के आज के सेशन में दे रहा हूं, ये पूरी जानकारी मैंने टाइम लाइन में आप लोगों के सामने ट्विटर पर शेयर की हुई है। अगर आप चाहें आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर जो भी घटनाएं मैं आपके साथ अब जिक्र करने जा रहा हूं, ये हर घंटे के अंतराल पर, 2 घंटे के अंतराल पर देश में चल रही तमाम घटनाओं पर हम अपने तरफ से यहां पर आपको अपडेट देते रहते हैं। ट्विटर का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। ठीक है साथियों, कल से शुरू करते हैं, जहां मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि किस तरह से निकोलस मादुरो को उठा लिया गया है, किस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी, बताया था कि ट्रंप कह चुके हैं कि उनको उनकी पत्नी के साथ कैप्चर कर लिया गया है, उठा लिया गया है। उसके बाद पता चलता है कि उन्हें आधी रात को अमेरिका लाया गया, और अमेरिका में विमान जो है वो न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयरबेस के नेशनल गार्ड बेस पर उतरा था। यहां पर आपको मैंने बताया था कि वेनेजुएला में किस तरह से हमले हुए, कौन कौन सी जगह 5 ठिकानों पर हमले हुए। यह जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, बस एक बार के लिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आप उसे समझते हुए आगे की घटनाक्रम पर नजर डाल सकें। ये जो अंधेरे में चलते हुए आपको हेलीकॉप्टर से दिख रहे हैं, संख्या जिनकी 10 लग रही है, जानकारी निकल कर आती है कि 150 विमानों ने जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से यह जानकारी देते हुए पूरे देश को जानकारी दी। सारी तरफ से क्रियाओं का दौर चलता रहा। मादुरो की पहली तस्वीर बाहर निकल कर आई और फिर बयान बाहर निकल करके आया ट्रंप का, जिन्होंने यह कहा कि यह शानदार ऑपरेशन था। साथियों, ट्रंप के द्वारा सबसे पहले जब इस व्यक्ति को उठा लिया गया, फॉक्स न्यूज को टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया गया, और टेलीफोन पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक शानदार योजना और बेहतरीन सैनिकों और लोगों का कमाल था। यह वास्तव में एक शानदार ऑपरेशन था। मैंने इसका ऑपरेशन के लिए संसद से कोई अनुमति नहीं ली थी, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपने मैसेज में यह कहा कि हम लगातार उनको सरेंडर करने के लिए कह रहे थे, 1 हफ्ते से कह रहे थे कि वो सरेंडर कर दो। निकोलस मादुरो सरेंडर नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि उनकी वाइफ को और उनको उठा लिया गया। उन्हें अमेरिका के एक जहाज जिसका नाम है USS आइवो जीमा, उस पर ले जाया गया। फिर उन्हें यहां से न्यूयॉर्क के लिए हवाई जहाज में ले जाया जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि उनको एक नाइस फ्लाइट मिले। आई एम श्योर दैट दे लव्ड इट। मतलब जिस तरह से इन्होंने एक देश के राष्ट्रपति का मजाक बनाया, दुनिया के सामने अपनी शक्ति का भद्दा प्रदर्शन किया, दुनिया को जिस तरह से आईना दिखा दिया, ये ट्रंप ही नहीं, असल मायने में शक्ति की जो अहंकार है वो उठ करके निकल कर आ रहा है। आपके दिमाग में पैरेलल एक सवाल चल रहा होगा, शक्तिशाली है तो क्या वो शक्ति का प्रदर्शन ना करे? साथियों, अगर प्रदर्शन कर रहा है तो फिर दुनिया के सामने संप्रभुता नामक शब्द, लोकतंत्र नामक शब्द का विज्ञापन ना करे। सॉवरेनिटी, इस दुनिया के 193 देश जो यूएन के साथ इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो किसी दूसरे देश के कब्जे में जाने से बचेंगे क्योंकि यूएन जिंदा है, आज यूएन को बंद हो जाना चाहिए। साथियों, यहां पर सवाल ये बिल्कुल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कल भी मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर लगातार यही पूछ रहे थे कि सर जनरली आप ट्वीट्स 5-7 ट्वीट्स आपके पर डे दिख जाएंगे, कल आपने 10 ट्वीट कर दिए हैं। और उन ट्वीट्स में जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये कि आपको बस ये तरीका पसंद नहीं आया है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्या निकोलस मादुरो से कोई अफेक्शन था क्या? नहीं, कोई अफेक्शन नहीं। निकोलस मादुरो मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, ना ही अपने देश के साथ कोई मादुरो के ऐसे संबंध है जिसके चलते हमको यह लगे कि हमारे साथ कोई बुरी घटना कर दी गई है, और ना ही हमें यह थ्रेट है कि कभी अमेरिका भारत के साथ ऐसा कर सकता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे मेरे निजी हित सब प्रभावित होते हो या मेरे देश के हित प्रभावित होते हो, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं। दुख जिस बात का था वो ये कि शक्ति का अगर यह प्रदर्शन चलता रहता है तो सही मायने में इस पूरे देश के सामने यूएन को बंद करने की अपील की जानी चाहिए। यूएन जिसने कभी सब देशों को संप्रभु रहने का, अगर आप विचार करिए, आज वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ है। अब दुनिया का जो जो देश अपने पास संसाधन रखता है उसके अंदर का डर सोचिए किस लेवल का होगा। या उस देश को सोचिए जो कि किसी दूसरे देश के खिलाफ कहीं से कोई बात कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, अपने मत रख रहा है। उन देशों के बारे में विचार करके देखिए, यह तरीका गलत था। जहां पर भी किसी देश के साथ अगर शक्ति के आधार पर इस तरह का प्रकोप होने लगा तो ये आप वापस से उस काल में लौट गए जब दुनिया के देशों को एक दूसरा देश कब्जा कर लिया करते थे। दुनिया के अंदर इस तरह की घटनाएं यूएन बनने के बाद नहीं हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने वो रास्ते ओपन कर दिए हैं। मादुरो को उन्होंने बताया कि मादुरो को पकड़ने की पूरी कार्रवाई को मैंने पूरी तरह लाइव देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई टीवी शो देख रहा हूं, और टीवी शो को मैंने पूरी तरह मतलब एंजॉय किया है। बकायदा इन्होंने बढ़िया से बताया। उन्होंने बताया कि सेना कुछ ही घंटे के अंदर उनके स्टील के कमरे में घुस गई और उन्हें उठा करके पूरी तरह ले आए। ट्रंप इस बात को बताते हुए ना केवल अपने शक्ति का दंभ भर रहे थे, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे रहे थे कि अमेरिका के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर बात केवल अमेरिका के दृष्टिकोण से देखी जाए, अगर आप और हम अमेरिकी हों और हम ये सोचें कि हमारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो निश्चित ही ये उन लोगों के लिए, अमेरिकियों के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। अमेरिकियों के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्हीं के पार्टी के कभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को ऐसे ही पकड़ा था। तो उस समय पर सद्दाम हुसैन के टाइम पर भी यह बात अमेरिकियों को बहुत ज्यादा गौरवान्वित की थी। और सद्दाम हुसैन को पकड़ते समय अमेरिका के अंदर बुश का शासन था, रिपब्लिकन थे, और उन्होंने भी इस तरह से ही इसको बताया था कि इनके पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए सद्दाम हुसैन को पकड़ा है। असल मायने में तेल था इराक के पास, इसलिए उन्हें पकड़ा गया था और उन्हें मार दिया गया था। वेनेजुएला के पास तेल है, तेल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका की नजर में उन्हें पकड़ा और मार दिया गया। अमेरिकियों को निश्चित ही खुशी होगी। अब मादुरो का नंबर है, यहां से आगे इनको कोई ना कोई डेथ सेंटेंस जैसा फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर यह व्यक्ति जिंदा रहा तो इसकी विचारधारा जिंदा रहेगी, और विचारधारा के साथ साथ लोग यही चाहते रहेंगे कि निकोलस मादुरो को रिहा किया जाए। अमेरिका के द्वारा इस बात की पूरी तरह से अपनी तरफ से इसे सही सिद्ध ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। हद तो यह है कि दुनिया के द्वारा इस बात पर प्रतिक्रिया के नाम पर प्रतिक्रियाएं जो है ना, वो आप देखेंगे तो आपको खुद से यह होने लगेगा कि इस देश में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, या इस दुनिया में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, और वो है शक्ति। शक्ति, पावर जिसको डिराइव किया जाता है पैसे से। अल्टीमेटली अमेरिका ने वही किया है। पहले पैसा, और पैसा जहां जहां है, जहां प्राकृतिक संसाधन है, वो सब अमेरिका का है। अब तो केवल आत्मरक्षा के नाम पर न्यूक्लियर बॉम्ब होना ही बड़ी जरूरत है। अगर यह नहीं है तो शायद वो अमेरिका से बच नहीं सकता। ट्रंप बकायदा बढ़िया तरीके से बताते हैं कि हमने ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम था, लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, हमने पूरी तरह से इनको पकड़ा। वी आर गोइंग टू डू 4, हम ये 4 दिन पहले करना चाह रहे थे, लेकिन मौसम खराब था। हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी की तरह इनका भी मजाक बने, क्योंकि भारत ने जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब मोदी जी ने यह बोला था कि मौसम खराब था, इस वजह से हमें थोड़ा सा मतलब उस घटना को देखने में असुविधा हो रही थी, चिंता हो रही थी। मोदी जी के इस बयान पर काफी सारे जो देश प्रेमी हैं उन्होंने मजे लिए थे।
मोदी प्रेमियों ने मजे लिए थे, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उनके साथ में सेना का मजा लेने वाले जो लोग बाग हैं। खैर, इस समय ट्रंप ये बोले कि मौसम खराब था, इस चक्कर में हम 4 दिन से इस कार्रवाई को नहीं कर रहे थे, हम सही मौसम का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसी भी क्या शक्ति अमेरिका के पास जिसे मौसम सही होने की जरूरत पड़े। खैर, उनकी समझ के लिए इतना ही है कि ये ट्रंप बोल रहे हैं तो शायद सही वो मान लें। ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि अमेरिका अब प्लानिंग कर रहा है कि वेनेजुएला के साथ आगे क्या किया जाए। हम देखते हैं कि विपक्ष का अगर कोई नेता ऐसा है जो सत्ता संभाल सके तो उसे सत्ता देंगे। मैंने मादुरो को पकड़ने की पूरी कार्रवाई को लाइव देखा है और उसके अंदर मतलब जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल हुआ है। मादुरो का घर मोटे स्टील के दरवाजों और चारों तरफ मजबूत स्टील से बना हुआ एक सुरक्षित कमरा था जिसमें वो घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने हमला इतना तेज किया कि हमें स्टील की दीवारें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने निकाल लिया उसको। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर तेल कंपनियां हैं और अब वे वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में भी एक्टिव रोल निभाएंगी। ये बात फिर से जो शुरुआत से कही जा रही थी, हमने मल्टीपल टाइम अपने सेशंस में जिसका जिक्र किया, वो यही है कि ये कह रहे हैं कि हमारे तेल कंपनियां जाएंगी अब तेल निकालने के लिए वहां पर। आप सोचें, मादुरो एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जगह से पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान कुछ लोग जरूर घायल हुए हैं, लेकिन अब वो ठीक हैं। ट्रंप ने कहा कि 1 सप्ताह पहले हमने हमले का आदेश दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि मैंने तो इसकी मंजूरी पहले क्रिसमस के आसपास ही दे दी थी, लेकिन उसके बाद में मिशन के अंदर मौसम की खराबी और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते इसे धीरे धीरे किया जा रहा था। केवल सेना का ही नहीं, सेना की गुप्तचर एजेंसीज का, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसीज का, सब का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था ये रिजल्ट, और ट्रंप ने ये करके दिखाया। अब इसका एक पहलू और भी है। पहलू यह है कि ट्रंप जिस तरह से इस बात को रख रहे हैं, वो इसको इस तरह से भी आने वाले समय में कह सकते हैं कि देखो, मैंने किसी देश पर युद्ध नहीं थोपा। अगर मैं चाहता तो पहले इराक की तरह इसको पूरी तरह बर्बाद करता, सिविल अनरेस्ट पैदा करता, यहां पर इतने बम बरसाता, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसे में अगर मैं इनको बर्बाद करता तो उससे लोगों का मरना होता, सब तरह की चीजें बदलती, अल्टीमेटली फिर ये पकड़े जाते। हमने सीधा पहले इन्हीं को पकड़ लिया। जब लीडर ही पकड़ में आ गया तो फिर युद्ध करने के लिए सेना कहां बचेगी। तो इन्होंने 150 विमानों से किया क्या? सबसे पहले जब इनके 8 विमान मादुरो को पकड़ने के लिए पहुंचे हेलीकॉप्टर के साथ, 150 विमान क्या कर रहे थे? इनकी तरफ से B-2 बॉम्बर्स भेजे गए थे, ड्रोन्स भेजे गए थे, वो सब उनके सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे थे ताकि उन ठिकानों में आग बरपे और उस आग के बरसने से कोई भी रिएक्शन की तैयारी में ना आ पाए। जब हेलीकॉप्टर जाकर के इनके मतलब इनका जो मेंशन है जहां रहा करते थे निकोलस मादुरो, जब वहां फोर्सेस पहुंचे, उस समय पर उनकी सुरक्षा में तैनात जितनी भी जगह उन पर एकदम कोऑर्डिनेटेड हमला कर दिया गया। और वो जो कोऑर्डिनेटेड हमला था, उस हमले के बाद में बकायदा जो फोर्स पहुंची थी पकड़ने के लिए इन्हें, वो वहां पहुंचती है। वहां उनके जो निजी सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे, उनके महल पर, उनके हाउस पर, वो इन पर हमला करते हैं। पुलिस के मतलब सेना के साथ भिड़ंत होती है अमेरिकियों की, और भिड़ंत के बाद फिर ये अंदर एंट्री करते हैं और इनको उठा करके यहां से ले जाते हैं। सबसे पहले ले जाकर पानी के अंदर, क्योंकि हेलीकॉप्टर से लेके आए थे, हेलीकॉप्टर हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका उड़कर जा नहीं सकता था, तो इन्होंने व्यवस्था क्या करी थी कि वेनेजुएला को चारों तरफ से ऐसे जो पानी के जहाज है ना, मतलब असल में क्या है ना, अमेरिका ने बहुत पहले ही युद्धपोत तैनात कर दिए थे। उस कैरेबियन सी में वेनेजुएला के जस्ट उत्तर में पानी के अंदर अपने जहाज तैनात कर दिए थे, जिन पे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ये सब खड़े थे। तो सबसे पहले उन्हें उठा करके ऐसे ही एक जहाज पर लाया जाता है जिसका नाम USS आइवो जीमा होता है। इस जहाज पर इन्हें लाया जाता है, फिर इस जहाज से इन्हें दूसरे विमान में ट्रांसफर करके न्यूयॉर्क के मैनहट्टन ले जाया जाता है। जब यह पूरी प्रक्रिया चल रही होती है, तब ट्रंप बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने। जब पहले इन्होंने टीवी को फोन पर अपनी तरफ से जानकारी दे दी। अच्छा, ये पूरा PR गेम भी प्रॉपर तरीके से करते हैं। फॉक्स न्यूज को इन्होंने बढ़िया इंटरव्यू दिया, द टाइम्स उसे वो चला रहा है, बढ़िया जानकारी दी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। यानी एक तरफ तो पहले जानकारी दी जा चुकी है, अब अपने उन सारे लोगों को लेकर आए जो इस पूरी प्रक्रिया में साथ थे, जिनमें अब कौन कौन है। ये इनके डैन है जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ सेना के जितनी भी प्रकार की सेना है उनके स्टाफ हैं, मतलब हेड हैं ये। इसके अलावा ये इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर खुद पूरे टाइम मतलब फौज के ही मूड में रहते हैं। इन्होंने ही डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दिया है अपने विभाग का। इनके साथ में इनके विदेश मंत्री और 2 और अन्य अधिकारी इनके साथ में बैठे हुए हैं। ट्रंप सबको लेकर आते हैं और सबसे उनके बयान दिलवाते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि मेरे कहने पर अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया कैपिटल ऑफ वेनेजुएला काकेरस के अंदर, और बाकायदा इसको पूरी तरह अमेरिकी इतिहास में इससे पावरफुल डिस्प्ले अमेरिकी सत्ता का कहीं नहीं हो सकता, ताकत का कहीं नहीं हो सकता। Just a short period of time. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday.
खुलेआम चुनौती, ये खुलेआम चुनौती है। और देखिए, सत्ता हमेशा किसी एक देश के पास नहीं रहती। पावर के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ये पावर हमेशा पावरफुल बने रहने की प्रेरणा तो देती है, लेकिन रह नहीं पाती है। कभी जो समय अमेरिका एंजॉय कर रहा है, ये समय यूके एंजॉय किया करता था। आज यूके खुद कह रहा है कि हमें पता ही नहीं क्या हो गया है। अमेरिका ने जिस तरह से अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका आज पूरी विश्व के सामने एक ऐसा देश बनकर बैठा है जिसके पास में दुनिया का बेस्ट ब्रेन पहुंचा हुआ है, बेस्ट कंपनीज जिसके पास में है, जिसके पास में बेस्ट विजन है। आज वो अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी एक ऐसे देश पर जिसके पास भरपूर भंडार था तेल का, वहां कब्जा ही कर लेता है। और इसको ये बोलते हैं, और वास्तविकता में बड़ी बात है कि वर्ल्ड में आज तक किसी ने ऐसा अचीव नहीं किया जो हमने कर दिया। अमेरिकन्स के लिए सही मायने में इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, हमें तो अपना सोचना होगा ना। कल को किसी भी देश के साथ ऐसा हो सकता है, ये विचारणीय तथ्य है। और इसी वजह से प्रतिक्रियाओं पर ध्यान लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने अपनी तरफ से गीत गाया। इन्होंने कहा कि मैं उन सभी मतलब महिलाओं और पुरुषों को धन्यवाद देना चाहता हूं, महिला सेना के अंदर जो इतना अच्छे से इस काम को कर पाए। हम आने वाले समय में इस देश को चलाने वाले हैं जब तक हम वहां पर सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं दे देते। अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका ने काम किया, वहां पे सत्ता परिवर्तन का काम किया, गए और हमला किया, हमला करके फिर सेफ और जुडिशियस तरीके से उन्होंने तालिबान को सौंप दिया। बिल्कुल अब ऐसे ही कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर हमने हमला किया, हमने उनको निकाल कर ले गए, अब हम उसको चलाएंगे। और अब हम उसको जब चलाएंगे, उसके बाद में वेनेजुएला को जब कोई अच्छी सरकार मिल जाएगी, हम उसको सौंप कर चले आएंगे। तो साहब, कुल मिलाकर के ट्रंप ने यह काम कर दिया। अब आप कहेंगे, सर मादुरो क्या इतने दूध के धुले थे जो उनके बारे में इतनी वकालत हो रही है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मादुरो से अपना कोई कनेक्शन नहीं है, मादुरो के बारे में भी कोई कनेक्शन नहीं है। मुद्दा यह है, मादुरो की हरकतें थी ऐसी कि वो ट्रंप को बार बार इस तरह से उकसावा दे रहे थे। हरकतें क्या थी, मैं वो भी आपको बताता हूं। असल मायने में आपको याद होगा ना कि सबसे पहले ट्रंप जिस तरह से पीस पुरस्कार के लिए लगे हुए थे कि मैंने युद्ध शांत करवाए, ट्रंप आने वाले समय में यही कहेंगे, वेनेजुएला में हमने किसी को मारा ही नहीं, हमने कोई युद्ध किया ही नहीं, हमको जो खिलाफ लगता था उसे उठा कर लिया है। लेकिन मादुरो जो है ना, ये खुद भी अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा अनर्गल बयानबाजी लगातार कर रहे थे। बयानबाजी इस तरह की कि ये बार बार अमेरिका से कह रहे थे कि अगर दम है तो मैं तो अपने घर में छुपा हुआ हूं, आओ मुझे लेकर जाओ, आओ मुझे छुओ। ये निकल करके कच्चे में से बाहर आ रखा था। मतलब हद ये थी कि मादुरो ने अमेरिका को उकसावा देने के लिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ था। ये अपने आप को, जब तुम्हारी कोठड़ी में कुछ है नहीं, तुम्हारे बैग में कोई बम नहीं, तुम्हारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हथियार नहीं, तुम फिर भी जाकर के अमेरिका को उंगली दिखा रहे हो, आंख दिखा रहे हो, तो ये तो मादुरो को भी समझना चाहिए था, और दुनिया के उन देशों को भी जो केवल बयान वीर हैं, जो बयानों पर समझते हैं कि दुनिया चल रही है। शायद ये उस भ्रम में था कि एक दिन यूएन हमें बचाने आ जाएगा, लेकिन खेला हो गया इनके साथ में। खैर कोई बात नहीं साहब, फिलहाल के लिए साहब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खेला कर दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, और वो क्या है कि ट्रंप ने जहां मादुरो को उठाया, वहीं दूसरी तरफ से सवाल यह बना कि मादुरो के अपोजिशन में एक महिला थी सर, जिसको नोबेल पीस पुरस्कार मिला था, क्या आप उसको राष्ट्रपति बनाएंगे, अब उनको सत्ता सौंपेंगे? अब इसकी क्या कहानी है वो सुनो। जब ट्रंप बार बार नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे थे, तो उस समय पर नोबेल पीस पुरस्कार कमेटी ने वेनेजुएला की एक महिला को पुरस्कार दे दिया था। और वो जो महिला थी, वो महिला इस समय पर वेनेजुएला में अपोजिशन के लीडर के नाम पर जानी जाती हैं। मतलब मादुरो के खिलाफ जो सबसे बड़ी कंटेंडर हैं वो यही हैं, और इन्हें अमेरिका में, मारिया कोरोना नाम है, इन्हें अमेरिका में पसंद भी किया जाता है। मारिया कोरोवा जो है, ये कोरिना जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप समर्थक भी हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से जब ये पूछा गया तो क्या आप अब मारिया कोरिना को सरकार सौंप देंगे, तो पता है ट्रंप तुरंत क्या बोलते हैं? कहते हैं कि वो जनता के बीच लोकप्रिय थोड़ी कम है, अब चूंकि वो लोकप्रिय नहीं है तो उन्हें हम सत्ता देना नहीं चाहते। मतलब हद ये है, तुमको मादुरो पसंद नहीं, हटा दिया। नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने जिसे चुना मादुरो के खिलाफ, उसे भी आप पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि जनता उसे पसंद नहीं कर रही। जनता पसंद नहीं कर रही, या फिर उसके साथ बैठकर अभी डील करोगे कि बता भाई, अगर तेल की कंपनियों को आने वाले समय में हमेशा काम करने देगी तब तुझे आने देंगे। बाय द वे, मादुरो के ऊपर अमेरिका ने चार्जेस क्या लगाए कि साहब ये हमारे देश के अंदर ड्रग्स भेजता है। वास्तविकता में दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि वंस अपॉन ए टाइम, जब अमेरिका वेनेजुएला में तेल निकाला करता था, बड़ी मात्रा में अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में काम किया करती थी, तब वेनेजुएला के अंदर ह्यूगो चावेज नाम का एक नेता हुआ, और उस व्यक्ति ने क्या किया कि वेनेजुएला से अमेरिकी कंपनियों को रातों रात निकलने का आदेश दे दिया, और कहा कि जितनी भी कंपनियों के द्वारा लगाए गए सिस्टम हैं, इनकी कीमत हमसे ले जाओ,
मतलब रिफाइनरीज जो बनाई हुई थी, तेल निकालने के जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे, ये यहीं छोड़ दो, इनका पैसा ले जाओ, अब देश को, देश की जनता चलाएगी, अमेरिकी कंपनियां लौट जाएं यहां से। अमेरिकी कंपनियों के लोग वहां से निकल गए और अपना सारा सेटअप लगा छोड़ा है। ह्यूगो चावेज की इस पॉलिसी का वेनेजुएला की जनता ने खूब तारीफ की कि वाह, नेता हो तो ऐसा। वो मर गया, उसके बाद में आया मादुरो, जो उसी का ही वो था, मतलब एक तरह से समझिए उत्तराधिकारी था। वो भी बिल्कुल वैसे ही सत्ता चलाता रहा, लेकिन दिक्कत ये हुई कि कंपनियों के द्वारा लगाया गया जो सेटअप था ना, वो धीरे धीरे पुराना होता चला गया। कंपनियां ढंग से काम नहीं कर पाई, सरकारी एजेंसियां वो संभाल ही नहीं पाई, नई टेक्नोलॉजी को ले नहीं पाई, और जनता को मुफ्त की आदत पड़ गई। मुफ्त की आदत पड़ गई तो मादुरो को जनता को चलाए रखने के लिए मुफ्त की योजनाएं तो चलाए रखनी पड़ी, और तेल उत्पादन कम होने लग गया। तेल उत्पादन कम हुआ तो हुआ, अमेरिका ने अपनी इस बेइज्जती के चक्कर में वेनेजुएला का तेल बिकवाना बंद कर दिया कि बेटा तुम तेल तो तब निकालोगे ना जब तुम्हें खरीदने के लिए किसी को भेजूंगा, कोई खरीद नहीं पाएगा। जैसे आज इंडिया को अमेरिका ने रोक रखा है कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, दुनिया भर के तेल खरीदने वालों को धमका दिया कि तुम तेल खरीद के दिखाओ। तो वेनेजुएला तेल निकालना चाहते हुए भी तेल नहीं निकाल पा रहा था। तो ऐसे में अमेरिका अपनी उन कंपनियों के दबाव में लगातार काम कर रहा था। तेल कंपनियां चाह रही थी कि ट्रंप जैसा आदमी सत्ता में आया। तेल कंपनियां ट्रंप के पास गई कि साहब सुनो, वो जो तेल के सिस्टम हम छोड़ के आए थे, कम से कम हमें वो वापस दिलवा दो, तेल के भंडार हमें वापस दिलवा दो। तेल के भंडार मिल जाएंगे तो रूस को हम वैसे ही खत्म कर देंगे। खत्म कैसे कर देंगे? आज रूस का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि मैं सस्ता तेल बेच रहा हूं। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला अब जाएंगी, रूस से सस्ता तेल बेचना शुरू करेंगी। भाई वेनेजुएला का तेल अमेरिका का तो है नहीं, अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर तेल निकालेंगी। वेनेजुएला के ही किसी व्यक्ति को डमी आदमी के रूप में बिठाया जाएगा, कहा जाएगा कि कमाने के लिए पैसे देंगे तुम्हें, अब पैसे से तुम्हारे देश को चलाओ, जो भी चलाना है चलाते रहो, हमें तेल निकालने दो। और तेल निकालकर अब दुनिया के अंदर हम तेल बेचेंगे। इससे क्या होगा, जो रूस का तेल है ना, उसका तेल बेचना बंद हो जाएगा, यानी कि कंपिटेटिव प्राइसिंग में वो पिछड़ जाएगा। दुनिया को तेल मिलने लगेगा और अमेरिका का सिक्का चलने लगेगा। अमेरिका ने अपना आदमी बिठा करके तेल सप्लाई शुरू कर दिया। आप कहेंगे इसमें बुरा क्या है? फिर ये तो बहुत सही है, बिल्कुल सही है। आप जब तक अपना स्वार्थ सोचते रहेंगे सब कुछ सही है। दिक्कत जहां जहां बार बार आ रही है वो यही कि क्या किसी एक देश को जिसके पास प्राकृतिक संसाधन है उसे किसी दूसरे देश के हाथों इस तरह सरेंडर हो जाना चाहिए? फिर तो खुलेआम तरीके से यह काम होने लगेगा। फिर तो विचार करके देखिए कि कल को किसी भी देश के साथ, आज भारत और चीन के बीच में इस तरह की टसल चलती है, हर देश अपने इस एक्ट को जस्टिफाई करने लगेगा। फिर तो कमजोर को जीने का हक ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र ये है, दुनिया के अंदर अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो पंक्ति में आखिर में खड़ा जो व्यक्ति है उसके बारे में भी कद्र हो रही है, उसकी भी सुनवाई हो रही है। यहां तो अमेरिकी हितों की सुनवाई हो रही है, अमेरिकी कंपनियों की सुनवाई हो रही है कि चलो तेल निकालने के लिए देश को पकड़ लो, तेल निकालने के लिए पकड़ा, राष्ट्रपति उखाड़ा, खुद का देश बना दिया, चलो अब हम चलाएंगे इसको। साहब इन्होंने कह दिया कि हम जानते हैं कि ऑयल बिजनेस इन वेनेजुएला हैज बीन बस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, वी आर गोइंग टू हैव our very large United States oil companies go in, spend billion of dollar, fix the badly broken infrastructure and start making money for the country. ये सब काम बोले अब हमारी कंपनियां जाकर के करेंगी। वेनेजुएला यूनिलेटरली सीज्ड एंड स्टोल अमेरिकन ऑयल, अमेरिकन एसेट एंड अमेरिकन प्लेटफॉर्म, कॉस्टिंग अस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। हम वो बदला लेने के लिए पहुंचे और इन्होंने कर दिया जी। कुल मिलाकर बात यह है, अब ओपन मामला हो गया है कि अमेरिकी कंपनियों के दबाव में ट्रंप ने ये काम किया और पूरी तरह से उठाकर ले गए साहब, ले गए साहब, ले गए साहब, ले गए साहब। पूरी तरह से बयानबाजी इनके राष्ट्रपति से सबसे आई। इस बीच में एक लाइन और बाहर निकल कर आती है और अमेरिका ने यहां पर ना लोगों को एक बात और समझा दी, और वो ये है कि देखो अब तक दुनिया चलती थी मॉनरो डॉक्ट्राइन पर और अब चलेगी डॉनरो डॉक्ट्राइन पर। अभी डॉनरो क्या है, मॉनरो क्या है और डॉनरो क्या है, ऐसे समझो। जैसे अपने देश में ना, मैंने आपको बताया था हमारे देश की नेबरों को लेकर के एक पॉलिसी हुआ करती थी, गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से जानते थे कि कोई पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो किया जा सकता। तो ऐसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे मॉनरो, रिचर्ड मॉनरो, उनके नाम पर एक मॉनरो डॉक्ट्राइन चलती थी कि भाई साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन देशों को कैसे को एग्जिस्ट करना है, कैसे कोई देश दूसरे देश में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कैसे यूरोप आकर के हम पर हमला नहीं करेगा, उन सब के लिए एक डॉक्ट्राइन लिखी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के नाम से डॉनरो डॉक्ट्राइन निकाल दी, डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्राइन। अमेरिकी हित सर्वोपरि, सिंपल सी बात है, अमेरिका फर्स्ट है और अमेरिकी हित सबसे बड़ी है। पहले जहां पर मॉनरो के अंदर जेम्स मॉनरो जो हुआ करते थे राष्ट्रपति अमेरिका के, उनके ऊपर नॉन कॉलोनाइजेशन, टू स्फेयर, नॉन इंटरफेरेंस, इस प्रकार की नीतियां हुआ करती थी कि कोई किसी के केस में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ना यूएस अमेरिका में, यूएस यूरोप में करेगा, ना यूरोप यूएस के अंदर करेगा या आसपास के क्षेत्रों में करेगा। यहां पर उल्टा चल दिया। अब इन्होंने कहा कि हमारे हित सर्वोपरि। अब हित सर्वोपरि का मतलब समझ रहे हैं? आने वाले समय में ग्रीनलैंड पर सुनेंगे आप एक दिन ऐसा ही अमेरिकी झंडा लहराता हुआ।
पनामा कैनाल पूरी तरह से अमेरिका की होती हुई सुनेंगे। अब आपको ग्रेट अमेरिका देखने को मिलेगा और आप केवल देख पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। सुनते रहिए, बस यही चलने वाला है। कुल मिलाकर के अमेरिका की तरफ से आज जो काम किया गया उसके अंदर 150 से अधिक विमान शामिल थे और यह सारा कारनामा कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो आपके दिमाग में इतनी देर से बन रहा होगा कि दुनिया इस पर क्या बोली, ये तो हमें पता चले। मतलब लोग इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे इस ऑपरेशन को मतलब अंजाम दिया गया, इस ऑपरेशन के अंदर क्या तरीके फॉलो किए गए। तो इस पर इन्होंने बकायदा बयान दिलवाए। इन्होंने कहा कि जो हमारे अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन हैं, कि उन्होंने बताया कि मादुरो को पकड़ने के लिए लंबी सी प्लानिंग चल रही थी, कई महीने से प्लानिंग चल रही थी। सेना ही नहीं, उसके साथ साथ कई सीक्रेट एजेंसीज भी इस काम को करने के लिए लगी हुई थी। सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को क्या हुआ, ऑपरेशन की शुरुआत के लिए हमने 150 हवाई जहाज एक साथ उड़ाए, जो कि अमेरिका से उड़े और कुछ आसपास के हमारे जो ठिकाने हैं वहां से उड़े। जमीन से मात्र मतलब समुद्र से 20 अलग अलग ठिकानों से उड़ उड़ करके हवाई जहाज चल दिए। हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर ही हमने वेनेजुएला के अंदर हेलीकॉप्टरों को एंट्री कराया और हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए पहले से ही आसपास हमने सैन्य कार्रवाई करना शुरू कर दिया कि आसपास बम गोले फोड़ते रहो। फिर हम वेनेजुएला के अंदर 1 बजे मादुरो के कैंपस में पहुंचते हैं और मादुरो के कैंपस में पहुंचकर वहां पर गोलीबारी चलना शुरू होती है। हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। 3:29 पर तो अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला से बाहर निकल जाते हैं और मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर के अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस इवो जीमा के ऊपर लेकर के आ जाते हैं। बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स था और हमने पूरी तरह से इस काम को किया। हमारा एक विमान इसके अंदर शिकार भी हुआ, हालांकि वो लड़ता रहा, अभी तक वो बर्बाद नहीं हुआ है और पूरी तरह से मिशन को कंप्लीट करके अपनी जगह लौट कर आया। अमेरिकी फोर्सेस में डेल्टा फोर्सेस का जिक्र किया गया। डेल्टा फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो अमेरिका की सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक फोर्सेस कही जा सकती हैं, या वो फोर्सेस हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्हें कई तरह की ट्रेनिंग है, शहरों में भीड़ में कई तरह के प्रेशर झेलने की जो टेक्निक उनके पास है, उस फोर्स को यहां पर अंजाम देने के लिए भेजा गया था, जिससे पहले भी बहुत सारे काम करवाए जा चुके हैं। उस फोर्स ने यहां जाकर के इस तरह का काम किया है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट, अब सवाल इनसे पूछा गया कि सर वो ट्रम्प साहब, वो कोलंबिया वाले भी कुछ कह रहे थे। तो भाई साहब ये कहते हैं कि सुनो, उनसे कहना कि हमें पता है कि तुम कोकेन बनाते हो और वो तुम हमारे देश के अंदर भिजवा रहे हो। अच्छा है, सो ही डज हैव टू वॉच हिज एस। बस समझ जाओ, बोले तुम बेटा, तुम्हारे ऊपर भी नजर है हमारी, ठीक है। ट्रंप ने बकायदा तस्वीरें जारी करी कि रात भर मैंने ऑपरेशन बिल्कुल लाइव ऑपरेशन की तरह देखा है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर दिया है मामला। यहां पर आप देखिए तस्वीरें इन्होंने शेयर की कि रात भर हमने बढ़िया तरीके से इस काम को किया। और तो और जो यहां की कैरोलिना लेवाइट, इनकी जो स्पोक पर्सन है, वो बाहर निकल कर आती है कि देखो, ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे खिलाफ लोग हैं उनको मिटाऊंगा एंड लॉक अप वायलेंट ऑफेंडर्स, जो खिलाफ हैं उन्हें हटाऊंगा, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जो भी काम जिम्मेदार हैं उनको खत्म करूंगा। बोले इन्होंने जो कहा था वो कर दिया। अब मादुरो का भी देख लीजिए हाल। ये वो मादुरो है, आई एम वेटिंग फॉर यू हेयर इन मेरा फ्लोर, ये इनका फिर से दिखाऊं, ये मादुरो हैं जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई चल सकती है। वो उछल उछल करके अमेरिका को उकसावा कर रहे थे। आई एम वेटिंग फॉर यू हेयर इन मीरा फ्लोर्स। मीरा फ्लोर्स क्या है? मादुरो का महल था। ट्रंप को बोल रहे थे कि डरपोक आदमी, अगर है हिम्मत तो मुझे पकड़ने आओ। ट्रंप आ गए और आकर के उसको लेकर के चले गए। अब व्हाइट हाउस ने बकायदा इस फोटो को डाल दिया, कम गेट मी। बोले लो हम आ गए। अगर तुम अमेरिका को उकसा रहे हो तो अमेरिका चला आया, अमेरिकी जहाज चले आए और जाकर के उसको लेकर के आ गए। व्हाइट हाउस इस वीडियो को डाल रहा है। अब इस तरीके से कुल मिलाकर के ये सारी चीजें निकल करके आ जाती हैं। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं, और फिर हम जानना शुरू करते हैं कि साहब ऐसे में दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं क्या रहती हैं, विपक्षी लोगों को लेकर के क्या चल रहा है, ये सब बातें चल रही होती है। ठीक है साहब, वेनेजुएला के अंदर अपोजिशन की जो नेता हैं, जिनको अभी हाल ही में नोबेल पीस पुरस्कार मिला है, वो कहती हैं कि वेनेजुएला की जनता के लिए यह अच्छा काम हुआ है। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारा विपक्षी हट गया। लेकिन ट्रंप ने मना कर दिया कि तुम्हें हम सत्ता नहीं सौंपेंगे। तो सब सत्ता किसे सौंपी गई है? अपडेटेड जानकारी यह है कि वेनेजुएला में अमेरिका ने जो इसके नीचे मतलब अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी, उन्हें ट्रंप ने फिलहाल सत्ता सौंपी है कि तुम चलाओ इसे। हमने मादुरो को पकड़ लिया है, तब तक तुम सत्ता चलाओ। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं को सत्ता चलाने के लिए कह दिया है। कोई बात नहीं साहब, मादुरो को पकड़ करके लाया जाता है। मादुरो को अमेरिकी सॉइल के ऊपर इस तरह बकायदा लेकर के उतरा जाता है। हवाई जहाज से उतरते हुए आपको निकोलस मादुरो दिखाई देते हैं। मादुरो को समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। उनको जब विमान से लाया गया, जब पुलिस उनके सामने जा रही है तो सबको वो हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं।
जो अक्सर तानाशाहों के साथ होता है, वो भूल जाते हैं कि वो कहां हैं, क्या चल रहा है उनके साथ। सद्दाम हुसैन भी अपने आप को आखिर तक ऐसे ही बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से दिखाते आए थे, यहां पर इनको भी उतार के लाया गया। फोर्सेस इस तरह से मतलब किसी देश के राष्ट्रपति को जिन्हें यात्रा होने पर फोर्सेस सम्मान दिया करती थी, आज एक देश की सेना उन्हें इस तरह से बंधक बनाकर ले जा रही है। गलती क्या है? गलती यह है, आरोप यह है कि इन्होंने अपने देश से ड्रग ट्रैफिकिंग होने दी, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर ड्रग्स भेजा करते थे। आरोप तय करने किसने किए? अमेरिका ने किए। आप सवाल पूछेंगे, सर क्या ऐसे वाकई में अमेरिकी कानून पूरी दुनिया में चलता है? तो आंसर है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो किसी देश का कानून उस देश की सॉइल पर चलता है। मैंने पहले भी आपको कहा है, अमेरिका ने पूरी दुनिया को बांटा हुआ है इस तरीके से कि इस क्षेत्र पर यह कमांड चलेगा, इस क्षेत्र पर यह कमांड चलेगा, उसके देश में यह कानून चलेगा। अब तरीका जो है वो अमेरिकी होगा। अमेरिका ने अपनी तरफ से इनको पकड़ा, क्योंकि तुम हमारे देश में अशांति फैलाते हो, चलो तुम्हें पकड़ लिया। भाई साहब इनको ले जाया गया इनकी पत्नी के साथ। ये भाई साहब बकायदा थम्सअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वाओ ऑल गुड है बेबी। ऐसे करके इनकी पत्नी को और इनको निकाला जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये इनकी वाइफ है और इन्हें एक बंकर बख्तर बंद गाड़ी में से लाया जाता है, झटके से इनको खींच करके बाहर निकाला जाता है। ये देखिए, ये लंगड़ाते हुए बाहर निकल करके आते हैं, इनको कैमरे में सब लोग देखते हैं। ये अपनी तरफ से इन सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। मादुरो ऐसा भी है, इन्हें इस तरह से ले जाया जा रहा है। कहां ले जाया जा रहा है? मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है। इनके ऊपर अब न्यायपालिका में न्याय चलेगा। इनकी जगह पर डेल्सी रॉड्रिग्स जो हैं, जो अपोजिशन के लिए, जो इनके ही उपराष्ट्रपति थी, उनको सत्ता संभाली गई है कि तुम संभाल लो, लेकिन ये मत संभालना कि तुम मादुरो की नीतियों को फॉलो करोगी, जबकि ये विरोध में थी। अब वेनेजुएला के अंदर क्या चल रहा है कि यूएस इज ओनली इंटरेस्टेड इन आवर सॉइल। आई आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक द रशियंस एंड द चाइनीज वांटेड हियर? मतलब कुल मिलाकर के वेनेजुएला के अंदर के लोग भी अब इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देते हुए दिख रहे हैं। कई जगह पर अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि साहब अमेरिका ने इस तरह से क्यों कर दिया, किसी देश के अंदर अपनी कंपनियों के लिए एक देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। इसी को समझने के लिए अब हम आप लोगों के सामने इंटरनेशनल रिएक्शंस बता रहे हैं, दुनिया ने इसके ऊपर क्या कहा। साथियों, सबसे पहले दुनिया की प्रतिक्रिया में, क्योंकि जो अभी अमेरिका किया, उस अमेरिका की हरकत पर दुनिया इसे कैसे देख रही है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में आज आप जानेंगे, रूस के द्वारा, चीन के द्वारा, यूएन के द्वारा और उसके आसपास के पड़ोसी देशों के द्वारा, भारत के द्वारा, यूएन के द्वारा, भारत के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वर्ल्ड के उन तमाम देशों के द्वारा जो अमेरिकी समर्थक हैं या अमेरिकी विरोधी हैं, उन्होंने इस घटना पर क्या रिएक्शन दिया। साथियों, अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के पक्ष में समर्थनों के सिलसिले जारी हैं। किसी में लेकिन यह हिम्मत नहीं है जो अमेरिका को यह कह दे कि तुम उसे लौटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर गोला चलाएंगे। कोई देश ऐसा नहीं कह पाया है। एक एक करके सबसे पहले आसपास के देशों से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू होता है साहब अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका के अंदर और देश। अमेरिका साउथ अर्जेंटीना के द्वारा कहा जाता है कि साहब ये लॉन्ग लिव फ्रीडम, क्योंकि ये ट्रंप के समर्थक हैं, इन्होंने आजादी मुबारक दे दी है। कला खजास ईयू की तरफ से कहा जाता है कि हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनके साथ संपर्क में हैं। यूरोपियन लोगों के लिए हम चर्चा में हैं, चिंता में हैं, वेनेजुएला में उनके साथ कुछ ना हो जाए। हम मादुरो, जो कि लेजिटिमेसी के अभाव में थे, इस पूरी तरह से पीसफुल ट्रांजिशन के पक्ष में हैं। हम हर सर्कमस्टांसेस में अंतरराष्ट्रीय लॉ और यूएन चार्टर को रेस्पेक्ट करना चाहते हैं। ईयू का कोई भी व्यक्ति अमेरिका की कार्रवाई की निंदा करते हुए नहीं दिखा। उर्सुला वॉन डेन भी ये लिखती हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशंस को। हम चाहते हैं सॉल्यूशन मस्ट रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर। कोई नहीं है चार्टर चार्ट बना करके आप खा जाइए, कोई मतलब नहीं है। हम यहां पर ईयू मेंबर स्टेट्स के साथ चाहते हैं कि ईयू सिटीजन्स के साथ वेनेजुएला में सब सही रहे। एंटोनियो कोस्टा, ये सब लोग निकल करके, जितने भी लोग चल के आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलना चाह रहा है कि हम, सब लोग ये बोल रहे हैं हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अबे तो वो भी हम भी कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं? इस समय बैठकर वेनेजुएला में क्या चल रहा है यही तो देख रहे हैं। हमारी एम्बेसी पूरी तरह से कॉन्सुलेशन के साथ में है, बात कर रही है कॉन्सुलेटर्स के साथ में। वी कॉल फॉर डी एस्केलेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। कोई लॉ नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं। इमानुएल मैक्रोन देखिए साहब, वेनेजुएला के लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें आज तानाशाही से
मुक्ति मिली है। ये ऐसा आदमी है, ढपली आदमी है, जिधर देखता है पलट जाता है, कभी अमेरिका के विरोध में रहता है, कभी अमेरिका के समर्थन में आ जाता है। अब ये देख रहा है कि अमेरिका ने कुछ बड़ा कर दिया है तो बेहतर है बच्चों भाई की तांगे में बैठ जाओ, क्योंकि तेल निकालेंगे तो सब में बटेगा। तो साहब जाएगा तो साहब मैं तारीफ करता हूं, बढ़िया काम हो गया। बाई सीजिंग पावर एंड ट्रैम्पलिंग ऑन फंडामेंटल फ्रीडम, निकोलस मादुरो हैज डेल्ट ए ग्रेव ब्लो टू डिग्निटी ऑफ आवर ऑन। और ये सब लोग अब इस तरह के वो बन रहे हैं कि इसको हटा करके बहुत बढ़िया किया अमेरिका ने। अमेरिका ने वेनेजुएला की जनता को तनाव से मुक्त कर दिया है, डिक्टेटरशिप से मुक्त कर दिया है। तो भाई साहब अमेरिका ने जो किया, दुनिया में बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है। अमेरिका आए और आकर के दुनिया में जितनी भी जगह ऐसी सत्ताएं लग रही हैं उसे, जहां जहां पर जनता पर बहुत ज्यादा सत्ताएं जुल्म ढा रही हैं, उन्हें एक एक करके हटाए। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया से तानाशाही हटाए, सबसे पहले लुकाशेंको को हटाए। ये वो लोग जिन्हें दुनिया खुलेआम देख रही है कि ये इस तरह से, और तो और अमेरिका यूक्रेन के लिए परेशान क्यों हो रहा है, सबसे पहले जेलेंस्की को हटाए। अगर इतने लोगों की मौत अमेरिका को दुखी करती है तो जेलेंस्की को उठा के ले जाए, एक दिन वहीं बैठा के रख ले अमेरिका में, बैठ जाए यहाँ पे, तेरे चक्कर में यूक्रेन के इतने लोग मर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं हो रहा। पर ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर बड़े ही परेशान, क्योंकि यूके बात तो करता है मानवाधिकार की। आजकल जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल कर आए हैं तब से आदर्श देश बन चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि दुनिया में मानवाधिकार की बात हो, यूएन की बात हो। इनसे पूछा गया कि हाँ सर क्या चल रहा है, बोले मुझे नहीं पता है भाई, मुझे कुछ बताया ही नहीं गया है, मैं पहले पूरी जानकारी लूंगा फिर बताऊंगा। बोले सर आपके देश में ही आपके कुछ मंत्री अमेरिका की, मतलब आपके देश में ही आपके यहाँ के कुछ सांसद अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोले मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। कीर स्टारमर कहते हैं कि मैं लंबे समय से समर्थक रहा हूं वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन का। हम इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करते हैं। अरे कौन सी बात कर रहे हो भाई, कोई तरीके से। और तो और जो आसपास के देश है छोटू मोटू टाइप के, टोबैगो त्रिनाद तरीके के, वो तो हाथ खड़े करते हैं भाई वेनेजुएला वालों, अपना कोई भी हाथ नहीं था इसके अंदर। कमला हैरिस ने क्या कहा, अपोजिशन क्या कह रहा है अमेरिका का, तो अमेरिका के अपोजिशन की बात आपको सुननी चाहिए। कमला हैरिस जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनका कहना है कि जो ट्रंप ने किया, ये अमेरिका को लग रहा होगा, ट्रंप को लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वास्तविकता में उन्होंने फिर से अमेरिकियों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। अब आप पूछिए वो कैसे। कमला हैरिस का कहना है कि ये जो कार्रवाई इन्होंने की, इससे आने वाले समय में वेनेजुएला में एंटी अमेरिकी सेंटीमेंट और बड़ा बनेगा। ट्रंप जिसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा काम बता रहे हैं, आज जो हुआ वो आगे भी होगा। अमेरिका के खिलाफ जो कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, तेल कंपनियां जाकर के जो वेनेजुएला में काम करेंगी, क्या आने वाले समय में वेनेजुएला समर्थक या वेनेजुएला के लोग अपने राष्ट्रपति के निकल जाने पर सेम ऐसा ही बदला फिर से नहीं ले लेंगे? ये इस तरह की बात क्यों कह पा रही हैं? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का हाल देख लिया। अफगानिस्तान में अमेरिका ऐसे ही आया था तालिबान का खत्म करने और अलकायदा को खत्म करने। 20 साल बाद अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर फूंक फांक के वापस चला गया। आज तालिबान सत्ता में है। किसी भी प्रकार से सत्ता को इस तरह टॉपल कर देना, ये कमला हैरिस की नजर में सही नहीं है। कमला हैरिस की नजर में सही नहीं है। और ऐसे ही न्यूयॉर्क में जो मेयर बन रहे हैं जोहराम मदनानी, मदनानी साहब ने भी ट्रंप के इस कार्रवाई का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे हिंसा और बढ़ेगी। वेनेजुएला के लोगों के अंदर अमेरिकन के खिलाफ हिंसा और अमेरिका में वेनेजुएलंस के खिलाफ हिंसा पनपेगी, हम उसके खिलाफ है। तो अमेरिका के अंदर अपोजिशन ट्रंप की इस एक्टिविटी का विरोध कर रहा है और वो सब तरह से। ऐसे ही यहां पर अगर आप कनाडा देखें तो कनाडा ने क्या कहा, कनाडा वाले फिर से वही वाली बात, क्योंकि अमेरिका के समर्थन में तो रहना ही है एनी हाउ। तो ये जितने भी तेल कंपनियों वाले देश हैं, ये तेल निकालने अब पहुंच जाएंगे, इसलिए अमेरिका का समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। अमेरिका के और जो पिछलग्गू देश हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका के साथ रहने में ही भला है। ठीक है साहब। ईरान का बयान आता है, ईरान इसका पुरजोर विरोध करता है, यूएन से कहता है कि अरे तुम कहां चले गए, एक देश के ऊपर से इस तरह सत्ता परिवर्तन हो गया। तो भाई साहब लोगों का कहना है कि बेटा अगला नंबर ईरान वालों तुम्हारा ही है। फिर बात आती है ब्राजील के लूला की। भाई साउथ अमेरिका में बैठा हुआ देश है, लूला इसके विरोध में आ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है, होना भी चाहिए लूला साहब आपको। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया वही वाले कौन से जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कोकेन के ऊपर बयान, मतलब जिन्होंने अमेरिका का विरोध कर दिया था उठाते ही, तो ये इनको ट्रंप धमका दिए। तो फिर ये अब पूरी तरफ से अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगा के बैठे हैं कि साहब कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम सबसे सेव हैं। इसी तरह से साहब चाइल्ड जो यहाँ पे, मतलब साउथ अमेरिकी जितने भी देश हैं, वो वहां पर या तो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अब मजा आता है इजराइल को। इजराइल कहता है कि सुन लो बेटा ईरान वालों, तुम समझ लो तुम्हारे साथ क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि इन्हें तो असल में केवल ईरान के साथ खेला करना है। देखो इजराइल छोटा अमेरिका है और वो क्या करेगा, अब वो खैमनेई के साथ यही खेला खेल सकता है। किसी भी दिन गए, सुरक्षा असल मायने में अब ईरान को बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है एक दिन खैमनेई को उठा करके ऐसे ही इजराइल ले जाया चला जाए। रेजिम इन ईरान शुड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन वेनेजुएला, कि ईरान वालों खुद संभल के रहना, कुछ भी हो सकता है।
बिल्कुल साहब, कुछ भी हो सकता है। अब रूस के समर्थन में रहने वाला जो बेलारूस है वो बोलता है कि हम अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। मैक्सिको की सरकार बोलती है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को संकट में डालने जैसा है, हम एक तरफा कार्रवाई को नहीं स्वीकार कर सकते। मैक्सिको ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? आप सभी जानते हैं कि मैक्सिको अमेरिका में एनी टाइम चरस बोए रहता है, क्योंकि मैक्सिको से तो होकर के सारा ड्रग जाता है, और मैक्सिको को कई बार ट्रंप धमका चुके हैं। अब मैक्सिको को ट्रंप कई बार धमका चुके हैं, ऐसे में गलती से कभी मैक्सिको को भी अमेरिका कह दे कि ये तो ग्रेट अमेरिका है, लो पकड़ लिया इसको भी, तो ऐसे में मैक्सिको इस कार्रवाई की निंदा कर रहा है। इसी प्रकार से दुनिया भर के क्यूबा जो है वो कह रहा है कि हम तो पूरी तरह खून बहा देंगे साहब, वेनेजुएला वालों तुम तैयार तो हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अब लोग क्यूबा की बात क्यों सुने? क्यूबा की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये वो देश है जिसने एक बार अमेरिका को बिल्कुल इस तरह अड़ा दिया था, मिसाइलें खड़ी कर दी थी। क्यूबन क्राइसिस बोलते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल एक सेशन किया हुआ है, देखिएगा। अंकित इंस्पायर इंडिया पर आप डाल करके अंकित अवस्थी लिखकर क्यूबा क्राइसिस सर्च करिएगा, वो फिर से वेनेजुएला के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के दुनिया बट तो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैक्सिको की तरफ से बकायदा यूएन के चार्टर को लिख करके कहा गया है कि द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस शैल रिफ्रेन from the threat or use of forces against the territorial integrity and political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations। United Nations के बारे में ही पूछा जा रहा है कि हे यूनाइटेड नेशंस, तुम कहां चले गए? तुम्हारे आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 के चार्टर में लिखा हुआ है, ये चार्टर ऑफ यूएन के अंदर, कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ ऐसा खेला नहीं खेलेगा। तुम कहां गए? तो यूएन कहां चला गया, ये बड़ा सवाल है साहब। कुल मिलाकर के सब तरह के देशों की प्रतिक्रिया में एक ही बात, आपको इंतजार अब तक किसका था? रूस का। बताओ रूस ने क्या कहा, चाइना ने बताओ क्या कहा, और हमने क्या कहा, और यूएन ने क्या कहा? रशिया, जिससे सबको बहुत उम्मीदें थी, उसने निराश किया दोस्तों। निराश कुछ इस तरह से किया कि यूएस कमिटेड एन एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला which gives rise to deep concern and warrant condemnation। ये केवल कंडेम ही करते रह गए और ये कहते रह गए the pretext to use to justify these actions are untenable। Russia reaffirm its solidarity with Venezuelan people। अरे जनता के साथ तो हर कोई खड़ा हो रहा है। वेनेजुएला की जनता के साथ खड़े थे तुम कि मादुरो के साथ खड़े थे? रशिया का फिर डिटेल स्टेटमेंट निकल कर आता है, वो कहता है कि लेजिटिमेट तरीके से मादुरो सत्ता में थे, उनको आप ऐसे नहीं हटा सकते। अरे नहीं हटा सकते तो तुमने तो मित्रता की थी, तुमने तो वेनेजुएला के साथ में ये दोस्ती की थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो तुम खड़े हो जाओगे। कहां हो? अब तक कोई सुरसराहट नहीं है तुम्हारी कि तुम जाकर वेनेजुएला में बम फाड़ रहे हो। We are extremely concerned by the reports that Venezuelan president and his spouse were forcibly taken out of the country during today's aggression। भाई साहब, कुछ हो ना हो, लेकिन रशिया का पूरा पतन हो गया है इस पूरे स्टेटमेंट के साथ। रशिया ने जिस वेनेजुएला को ये गारंटी दी थी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, वो फुस्सी हो गया है। अगर ये इस तरह के बयान दे रहा है कि वी कंफर्म्ड रिपोर्ट दैट वेनेजुएला प्रेसिडेंट हिज स्पाउस बीइंग यूएस, वी स्ट्रांगली अर्ज यूएस टू लीडरशिप रिकंसीडर देयर पोजीशन एंड रिलीज द लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ए सॉवरेन कंट्री एंड इस। तुम क्या कह रहे हो? साथ में धमकी दो ना। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम अमेरिका के साथ कहां पर सेटल हो लिए ये बताओ ना। तुमने अमेरिका से किस बात पर सेटलमेंट कर लिया? क्या तुम थोड़े दिन बाद में यूक्रेन को उठाने वाले हो? क्या जेलेंस्की को उठाने वाले हो? क्या या तो तुम दोनों के बीच सौदा हो गया है, या तुमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ धोखा किया है, और या फिर तुम खुद अब ताकतवर नहीं बचे। दुनिया को संदेश देने के समय पर तुम शांति का ज्ञान मत दो। तुमसे तो उम्मीद की जा रही थी ना। हालांकि सर्गेई लेवरोव ने बात करी है उस महिला के साथ जिसे अमेरिका ने बिठाया है सत्ता में, उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है, लेकिन कोई मतलब निकल कर नहीं आता। उम्मीद थी कि कुछ मतलब तगड़ी बयानबाजी देंगे, कुछ नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका ने सबसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा इमीडिएटली आइए बैठिए, ये यूनिलैटरल जो एक्शन हुआ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका को पता है कि अमेरिका उसके भी खिलाफ है, तो कल को साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा ना हो जाए, तो सब डरे पड़े हैं उस तरीके से। चाइना का इंतजार था। चाइना वालों तुम क्या कहोगे? चाइना वाले खबर डाल रहे हैं बस, डीपली कंसर्न है, और तो और इनके स्पोक पर्सन से कैमरा फेस होना नहीं आ रहा है, लिख करके आंसर दे दिया जा रहा है। चाइना डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रॉन्ग कंडेम द यूएस इन ब्लेटेंट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट। मतलब ये तो वो है कि मैं एआई को प्रॉम्प्ट देकर के भी कहूं ना कि चाइना का रिएक्शन लिख के दो, तो वो यही लाइन लिख कर देगा। केवल बुराई बुराई बुराई, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं इस बात का, किसी सॉवरेन कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना फर्मली अपोज इट। वी कॉल ऑन द यूएस टू अबाइड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर, स्टॉप वायलेटिंग अदर कंट्रीज।
हम इस बात का विरोध करते हैं। अरे तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश हो, बिठाओ ना यूएनएससी की बैठक। अगर विरोध करते हो तो पुतिन को बोलो, शी जिनपिंग जी, कि आओ हम तो यूएनएससी के मेंबर हैं, दो देश बैठ करके चर्चा करते हैं, यूएन का आपात बैठक बुलाई जाए और बैठक बुला करके अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए, तय किया जाए कि या तो अमेरिका छोड़े, नहीं तो दुनिया में जो देश इस घटना का विरोध करते हैं वो सब एक होंगे और अमेरिका के खिलाफ होंगे। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अमेरिका खुद या फिर यूएन ये तय करे कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए तो वोटिंग यूएन करवाएगा। चलो भाई, यूएन जाकर के उस देश में पहुंचता है, दुनिया से कहता है, उस देश की जनता से कहता है कि चलो वोट देते हैं, वोट देके तय करते हैं कि मादुरो को हटाना है या नहीं। अमेरिका हटा के ले जा रहा है, तुम पीछे से बस निंदा कर रहे हो। भाई आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए। अमेरिका के अंदर अब सवाल सबसे बड़ा, सर आप इतना ज्ञान दे दिए, हम क्या बोले, भारत वाले क्या बोले? भारत वाले बोलेंगे क्या? भारत लगा के बैठा था उम्मीद पुतिन से कि पुतिन कुछ बोलेंगे, पुतिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो निंदा करके रह गए हैं। भारत के पास अपना इंडिविजुअल स्टैंड तो है नहीं। इंडिविजुअल स्टैंड के नाम पर हम अमेरिका के सामने पंगा लिए पड़े, क्योंकि हम पाकिस्तान के चलते हम अपनी फाइल बिगाड़ कर बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तान को अपने से ऊपर इतना लेवरेज दिला चुके हैं कि हां भाई पाकिस्तान तुम ही लेवरेज अमेरिका से ले लो, ले लिया। हम सोच रहे थे कि पुतिन अपने अंदर दिखाएंगे कि हम कुछ बढ़िया कर रहे थे, मित्रता का कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एडवाइजरी जारी करके कह रहे हैं कि जो इंडियंस वेनेजुएला में रहते हैं उनको ये नंबर जारी किया जा रहा है, कोई भी परेशानी हो तो बताना। यार हद है। मतलब भारत की तरफ से कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या भारत अपनी तरफ से एटलीस्ट ये प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की पालना में यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि जो भी गतिविधि इस समय घटित हो रही है, ये वही वाली देश है। भारत की इस समय की चुप्पी भारत को कितना कमजोर दिखाती है। विश्व की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश आज अमेरिका के इस कृत्य पर कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। अरे या तो अच्छी प्रतिक्रिया दे दो या बुरी प्रतिक्रिया दे दो। अचानक नामधारी क्यों बन जाते हो? नॉन अलाइन मूवमेंट में कहां घुस जा रहे हो? ये क्यों नहीं बता पा रहे हो कि कौन सी तरफ खड़े हो? बता दो ना कि या तो अमेरिका के साथ खड़े हो या फिर, और कहीं नहीं खड़े हो तो यूएन के साथ खड़े हो। यूएन का तत्काल प्रस्ताव का समर्थन करो। अमेरिका का समर्थन नहीं कर सकते, समझ में आता है। रूस का भी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि कोई अपोजिशन में नहीं है ना। हमारी मुसीबत यह हो गई कि हमको कोई दूसरा पक्ष नहीं दिख रहा है। हम तो अक्सर यूएन का पक्ष लेते थे, यूएन डपली बना के बैठा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। जेलेंस्की कह रहे हैं अमेरिका वालों, ट्रंप अगर तुम वाकई में सही कर रहे हो ना, पुतिन को भी एक दिन ऐसे उठा कर ले जाओ। अबे पुतिन तुमको उठाने की तैयारी कर रहा है, वो सौदा किया होगा 100%। यूएन के अंदर एंटोनियो गुटेरेस की तरफ सब लोग गुटर गुटर आंखें लगा के बैठेंगे, सर कुछ तो बोल दो। तुम बोल दोगे, कम से कम हम जैसे लोग तो ये बोल देंगे कि इंडिया को तो मौका मिल जाएगा, हम यूएन के साथ खड़े हैं। यूएन के साथ क्या हो गया? डीपली अलार्म बाय द एस्केलेशन इन वेनेजुएला कल्मिनेटिंग विद द यूएन। ये कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। he is concerned that international law hasn't been respected. International law respected नहीं किए गए, respect नहीं किया गया, यूएन ये बोल रहा है। He called on all actors in Venezuela to engage in inclusive dialogue, respect of human rights and rule of law. सुनो, ये इंडिया वाली लाइन मत बोलो, डिप्लोमेसी डायलॉग पीस वाली। यूएन भी वही बयानबाजी दे रहा है। कुल मिलाकर कुछ नहीं है, एकमात्र जो लॉजिक है वो ये, अमेरिका महान। अमेरिका ने जो किया वो महान। कोई कुछ बोले ना बोले, सब शांति। कुल मिलाकर ये चल रहा है। ह्यूमन राइट के केस में चाहे जो भी बात हो, कुल मिलाकर के इराक पर हमला तेल के लिए था, वेनेजुएला पर हमला तेल के लिए, वो हुआ। लोगों ने यहां से आगे का काम करना शुरू कर दिया। ट्रंप के एक एडवाइजर हैं स्टीफन मिलर, उनकी बीवी साहब एक ट्वीट डाल देती है जो कल वायरल हो जाता है तुरंत। वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लगा देती हैं, कहती है कि अब ग्रीनलैंड हमारा होगा। भाई कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, मान लिया। तुम कल को जहां झंडा लगा दोगे वो तुम्हारा है, क्योंकि सबने चूड़ियां पहन ली हैं, किसी के पास तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। पूरी दुनिया जहां पर एक बार के लिए व्यवसाय के लिए आगे निकली, सब अपना अपना स्टैंड खो चुकी है। अब केवल खबरें सुनो, प्रतिक्रिया देना बंद करो। कुल मिला के बात यह है। जेसेफ मोलर सोनसेंस लिखते हैं, एम्बेसडर टू डेनमार्क, कि हाँ डेनमार्क वाले आजकल ग्रीनलैंड पर बढ़िया काम कर रहे हैं, लग रहा है बढ़िया पैसा खर्च किया, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, नहीं तो अमेरिका तो है ही है, बिल्कुल है। मीम वायरल हो रहे हैं खेमने को उठा के ले जाते हुए कि साहब देखो अगला नंबर इनका, इनको उठा के ले जाएंगे। तानाशाहों को मिटाने के लिए अमेरिका ने जो किया उसके मीम वायरल हो रहे हैं। भारत के अंदर मांग हो रही है कि अरे कम से कम जो अमेरिका मादुरो को उठाकर ले गया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे इंडिया सरकार, आप जाकर के कम से कम 26-11 के आतंकियों को उठा लाओ, जाकर जाओ पाकिस्तान के अंदर बैठे उठा के ले आओ, कम से कम मौका तो है। आज चाहे दाऊद इब्राहिम बैठा हो, मसूद अजहर बैठा हो, जो वहां बैठ करके जहर उगलते हैं, देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, जाओ और उठा करके ले आओ। सीधी बात है, सही सवाल है। लेकिन हम अपने खिलाफ आतंकी हमले करने वालों को नहीं उठा पा रहे हैं, और वो अपने खिलाफ बयान देने के नाम पर एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले जा रहा है। अब बात करते हैं वेनेजुएला में क्या चल रहा है। वेनेजुएला की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, खुश है।
ऐसा तस्वीरों से निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सत्य था। मादुरो के अपोजिशन में, ये तो हर देश के साथ है, आज सत्ता पक्ष के खिलाफ अपोजिशन है। ट्रंप अगर हटते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कमला हैरिस के समर्थक सड़क पर नहीं आ जाएंगे कि वाह मजा हो गया। बिल्कुल वैसे ही मादुरो के हटते ही मादुरो के खिलाफ जो जनता थी वो सड़कों पर आ गई कि बहुत बढ़िया कर दिया अमेरिका ने, तो अमेरिका ने सत्ता परिवर्तित कर दी है। साहब कुल मिलाकर ये था अपडेट। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, ट्वीट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमने अपने ट्विटर लिंक का अकाउंट कमेंट बॉक्स में लगाया है, जाकर के आप उसे फॉलो कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रह सकें जो भी तरह तरह की चीजें आ रही होती हैं, क्योंकि सेशन में एक साथ लाने से पहले ही हम आपको ट्वीट्स पे सारी जानकारी देते हुए चल रहे होते हैं। हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आज रविवार है, सामान्यतः हम रविवार के दिन सेशन नहीं करते, पर इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो सेशन करना पड़ गया। रविवार वार्ता का बहुत मन है आपको इंस्टेंटली, अब तो क्योंकि सुबह तो नहीं होगी, इवनिंग में ही होगी, जब भी होगी आपको आधा घंटे पहले सूचित कर दिया जाएगा। आप विजिट करते रहिएगा, उन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा हो जाएगी। थैंक यू सो मच।